नंदिनी अपनी शादी की शॉपिंग में सब कुछ खुद से ही कर रही होती है और काफी ज्यादा खुश भी रहती है। ये देखकर नंदिनी की माँ लता कहती है, अरे तुझे तो अपनी शादी की इतनी खुशी हो रही है कि ये तक याद नहीं है कि कुछ दिनों में ही तेरी विदाई होने वाली है। अरे कुछ दिन ही तो बचे हैं, अब तो इस घर से और अपनी माँ से कुछ मोह रख ले। अरे माँ, आप ऐसे क्यों बोल रही है? मैं तो आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आपको पता है ना कि मैं शादी की शॉपिंग के लिए कितनी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मुझे तैयार होना बहुत पसंद है और अपनी शादी में तैयार होंगी तब तो सब लोग मुझे ही देखने वाले हैं। अरे हाँ हाँ, मुझे सब पता है, तुझे अपनी शादी में सजने का बहुत शौक है। बचपन से यही बोल बोल कर तो तूने मेरा दिमाग खा रखा है। लेकिन ये भी तो देखना, अब तो हमेशा के लिए इस घर से जाने वाली है। अब जा ही रही है तो लोगों को दिखाने के लिए 2-3 आंसू बहा लियो। माँ, वैसे सच में शादी के बाद तो मैं आपको बहुत मिस करूँगी। मुझे तो घर का काम सब कुछ अच्छे से आता भी नहीं है। पता नहीं मेरी सास कैसी निकलेगी, अगर खड़ूस निकली तो। अरे तो इसमें चिंता करने की क्या ही बात है। देख, शादी के बाद अगर तू प्यार से अपने परिवार वालों को अपना बनाएगी तो वो लोग तुझे प्यार से अपना लेंगे। मैं मानती हूँ कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी और शादी में छोटी मोटी दिक्कत तो आती ही रहती है, लेकिन तू भी तो बहुत प्यारी है ना। तू अपने ससुराल वालों का प्यार से दिल जीत लियो, कभी कोई परेशानी नहीं होगी। माँ, आप भी ये कैसी बातें कर रही हो? अरे मेरे लिए तो मेरी सासू माँ और आप दोनों एक ही जैसी हो। जैसे मैं आपके साथ रहती हूँ वैसे ही मैं उनके साथ रहूंगी। नंदिनी अपनी माँ से काफी सारी बातें करती है और कुछ देर बाद अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं और धीरे धीरे नंदिनी की शादी का दिन भी पास आ जाता है और अब नंदिनी की शादी रोहन नाम की लड़के से हो जाती है। शादी के बाद नंदिनी के साथ सरिता नंदिनी को समझाते हुए कहती है, देख बहू, आज तेरी सुहाग रात है, लेकिन हमारे में ऐसा नहीं होता है। हमारे में लड़कियां शादी के 2 महीने बाद ही पति के साथ उनके कमरे में सोने जाती है। तो अगर तूने कुछ भी सोचा हो तो वो सब अपने दिमाग से निकाल दे। अब तुझे 2 महीने अपने पति से अलग ही रहना है। आई बात समझ में? जी माँ जी, आ गई। सरिता अपनी बहू से 2 महीने अलग कमरे में रहने के लिए बोल देती है, लेकिन ये नंदिनी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ऐसे ही कुछ दिनों बाद नंदिनी अपने पति रोहन के पास जाती है, जहाँ रोहन लैपटॉप में काम कर रहा था। तभी नंदिनी की नजर रोहन की उंगलियों पर जाती है, जिसमें नील पेंट लगी होती है। ये देखकर नंदिनी तुरंत रोहन का हाथ पकड़ती है और रोहन से कहती है, रोहन जी, ये क्या आपने ये नेल पेंट क्यों लगा रखी है? अब वो तो मैं बाजार गया था ना जब, तो वहाँ नेल पेंट देखा तो मुझे अच्छी लगी, तो सोचा तुम्हारे लिए ले लेता हूँ। तो उन्होंने मेरे ही हाथों के उंगलियों में लगा लगा के देखा कि कैसी लगेगी। अच्छा, आप तो बहुत ही रोमांटिक हो। मुझे नहीं पता था कि आप इतने रोमांटिक भी होगे। अच्छा, वो नेल पेंट कहाँ है जो आप मेरे लिए इतने प्यार से लाए हो? वो मुझे दे ही दो ना अब। वो तो मैंने लिया ही नहीं। लेकिन अभी तो आपने कहा था ना कि आप मेरे लिए नेल पॉलिश लेकर आए हैं, तो ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि नेल पॉलिश देखकर वापस रख दी हो। मेरे लिए ली तो होगी ना, अब दे दो ना मुझे। अरे मैं सच कह रहा हूँ, जो मुझे अच्छा लगा था ना वो ना अंदर से सूखा हुआ था, और दूसरा मुझे अच्छा लगा नहीं, तो कोई से भी ला नहीं सकता था। तुम पे अच्छी भी तो लगनी चाहिए, इसलिए लाया नहीं। नंदिनी रोहन की इस बात को इग्नोर कर देती है, लेकिन वक्त के साथ साथ नंदिनी को रोहन में कुछ अलग दिखाई दे रहा था। ऐसे ही एक दिन रोहन अपने चेहरे पर मुल्तानी मिट्टी लगा रहा होता है। ये देखकर नंदिनी उसके पास जाती है और रोहन को कहती है, अरे रोहन, तुमने मुल्तानी मिट्टी क्यों लगा रखी है? वो बाहर बहुत गर्मी है ना, और मुझे गर्मी तो पसंद नहीं है, इसलिए मैं मुल्तानी मिट्टी लगा रहा था अपने मुंह पर, ताकि अच्छा दिखूं, मतलब कि ताकि मुझे गर्मी ना लगे, ठंडक महसूस हो। आपकी औरतें वाले शौक भी है? अरे ये सब तो लड़कियां करती है ना, जिनका मजाक आप जैसे आदमी उड़ाते हैं, और यहाँ तो आप खुद ही कर रहे हो। ऐसा कुछ नहीं होता यार, गर्मियों में तुम लड़कियां ही तो लगाती हो अपने मुंह पर, अब लड़के लगा रहे हैं तो तुम्हें उससे दिक्कत हो रही है यार मैं तो ऐसा ही हूँ, मुझे जो सही लगता है ना मैं वो करता हूँ। दुनिया से मुझे क्या लेना देना, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा ठीक है, लेकिन आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया, लेकिन आप तो इतना गुस्सा हो गए। मेरी कोई बात बुरी लगी है क्या आपको? देखो नंदिनी, मैं तुम्हें अभी भी समझा रहा हूँ कि मैं जैसे रहना चाहता हूँ ना मुझे रहने दो, और तुम चाहोगी ना कि मैं वैसा ना रहूँ तो भी मैं वैसा ही रहूंगा। अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो रही है ना तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ये तुम्हारी दिक्कत है। आई बात समझ में? नंदिनी को रोहन की हरकतें कुछ ठीक नहीं लग रही थी, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। दिन निकल रहे थे और रोहन के औरतों वाले शौक दिन पे दिन बढ़ते ही जा रहे थे।
ऐसे ही एक दिन नंदिनी अपने कमरे में सो रही होती है। तभी दबे पांव रोहन उसके कमरे में आता है। ये नंदिनी भी ना पता नहीं चूड़ियाँ कहाँ रख देती है। अब मैं कैसे देखूं कैसी लगेगी। और भी आवाज हो गई ना तो ये जाग जाएगी और घर को सर पे उठा लेगी। मुझे ना आराम से देखना होगा। रोहन दबे पांव नंदिनी की अलमारी से चूड़ियाँ निकालकर पहनने लगता है। रोहन चूड़ियाँ पहनकर काफी ज्यादा खुश था। वाह, ये चूड़ियाँ मेरे हाथों में कितनी अच्छी लग रही है, जच रही हैं। ऐसा लग रहा है ये चूड़ियाँ मेरे लिए ही बनाई गई हैं। मेरे हाथों पे कितनी प्यारी लग रही है। रोहन चूड़ियाँ पहनकर बार बार खुद को शीशे में देखने लगता है। चूड़ियों की आवाज से नंदिनी की आँख खुल जाती है और नंदिनी अपने पति को चूड़ियाँ पहने देखकर काफी चौंक जाती है। नंदिनी को बहुत गुस्सा आता है और वो रोहन पर चिल्लाते हुए कहती है, रोहन, ये सब क्या है? अरे आपको इतना ज्यादा लड़कियों वाले शौक क्यों है? आप मेरी चूड़ियाँ क्यों पहन रही हैं? चूड़ियाँ औरतें पहनती हैं। नंदिनी, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि जो मेरा मन करेगा ना मैं वो करूँगा। तुम्हें ना मुझे ना बार बार बीच में टोकना नहीं चाहिए, समझी? अगर तुमने टोका ना तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ। अरे क्यों ना टोकू, आप मेरे पति हो और आप पर रोक टोक करने का मुझे पूरा हक है। आप ये सब जो औरतों वाली हरकतें कर रहे हैं ना, छोड़ दीजिए, वरना मैं माँ जी को बता दूंगी। ये सब पहनते हुए आपको शर्म नहीं आती है? आप एक आदमी हैं और आपको आदमियों की तरह ही रहना चाहिए। ये सब आपके लिए नहीं बना है। अच्छा, तो अब इसमें भी तुम्हारा नाम लिखा हुआ है। और कौन सी किताब ऐसी है जहाँ लिखा हुआ है कि आदमी चूड़ियाँ नहीं पहन सकते? अरे पहन सकते हैं यार, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। मुझे औरतों वाले चीजों के शौक है तो है। और तुम बार बार मुझे बोला मत करो ऐसे, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं तो वही करूंगा जो मेरा मन करेगा। मेरा मन करेगा चूड़ियाँ पहनने का, मैं चूड़ियाँ पहनूंगा। साड़ी पहनने का मन करेगा, साड़ी पहनूंगा। नाचने का मन करेगा, मैं नाचूंगा। तुम्हें ना ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, समझी तुम? और तुम बोलोगी भी ना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रोहन इतना बोलकर वहाँ से चला जाता है। नंदिनी को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती। ऐसे ही दिन निकल रहे थे और नंदिनी को अपने पति के औरतों वाले शौक देखकर बहुत ज्यादा डर लग गया था। कुछ दिनों बाद रोहन अपने कमरे में साड़ी पहनकर डांस कर रहा होता है। तभी वहाँ नंदिनी आ जाती है और बोलती है, ये सब क्या लगा रखा है? जल्दी से यहाँ आओ माँ जी, अपने बेटे को देखो क्या लगा रखा है। नंदिनी की आवाज सुनकर वहाँ उसकी सास सरिता आती है। सरिता के आने के बाद नंदिनी अपनी सास से कहती है, माँ जी आप देख रही हो ना अपने बेटे को? अरे इनकी औरतें वाले शौक दिन पे दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। माँ जी, अब तक आपने मुझसे झूठ बोला ना कि आपका बेटा एक आदमी है। मुझे तो नहीं लगता कि आपका बेटा एक आदमी है। साथ कमरे में सीले सोने के लिए मना किया ना, ताकि इनकी सच्चाई मुझे पता ना चल सके। यही बात है ना माँ जी? बहू, ये तू क्या बोल रही है? ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ रस्म होती है, तभी मैंने तुझे अपने पति के साथ सोने के लिए मना किया था। मैं सच बोल रही हूँ। माँ जी, क्या सच है और क्या झूठ है, ये तो मेरी आंखों के आगे है। मेरे पति के औरतों वाले शौक है, क्योंकि वो पूरी तरह से आदमी नहीं है। बस करो नंदिनी, बहुत हो गया तुम्हारा। हद होती है किसी भी चीज की। इतना शक करना था ना मुझ पे तो शादी क्यों की? मैं तो नाटक कंपनी में काम करता हूँ, अब वहाँ तो ये सब करना पड़ता है ना मुझे। कभी कभी औरत वाले किरदार भी करने पड़ते हैं मुझे, और कभी कभी बुढ़ों वाले भी करने पड़ते हैं। तो क्या मैं ये सब छोड़ दूं? ये चीजों की जरूरत पड़ती है मुझे, तो मुझे तो यूज करना होगा ना। और तुम हो कि पता नहीं क्या बोले जाती हो, क्या सोचने लगती हो। अरे मैं आदमी हूँ, आदमी, अंदर से भी आदमी हूँ, बाहर से भी आदमी हूँ। लेकिन कैरेक्टर में जाने के लिए मुझे औरत बनना पड़ता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे कुछ भी बोलती जाओ और मैं सुनता जाऊँ। नंदिनी को सच्चाई पता चल जाती है, जिसके बाद उसकी गलतफहमी दूर हो जाती है। उसके बाद नंदिनी कभी भी अपने पति को रोक टोक नहीं लगाती और सब ठीक हो जाता है। नीतू काफी उम्र की हो गई थी, लेकिन अब तक नीतू ने शादी नहीं की थी। ऐसे ही एक बार नीतू बाजार से सब्जी लेकर आ रही थी तो उसकी माँ शीला नीतू से कहती है, बेटा, जो हमारी पड़ोसन है ना कांता, उन्होंने आज ही मुझे तेरे लिए बहुत अच्छा रिश्ता बताया है। सच में लड़का तो बहुत अच्छा है और अच्छा कमाता भी है। तू कहे तो मैं बात आगे बढ़ा दूं? माँ, आपकी सुई हमेशा मेरी शादी पर ही आकर क्यों रुकती है? अरे हमको कितनी बार कह चुकी हूँ मैं कि मुझे शादी नहीं करनी है, फिर आपको इतनी सी बात समझ क्यों नहीं आती? बेटा, तू समझ क्यों नहीं रही है? एक ना एक दिन हर लड़की को शादी करनी ही होती है, और वैसे भी तेरी उम्र होती जा रही है। आज नहीं तो कल तुझे भी तो शादी करनी ही पड़ेगी ना। क्यों माँ, क्या मैं शादी नहीं करूँगी तो मेरा जीवन सफल नहीं होगा, या फिर शादी के बाद कुछ अलग हो जाएगी मेरी जिंदगी? अगर ऐसा कुछ होता है तो बताओ। बेटा, तू कब तक मायका संभालती रहेगी? अब तेरी उम्र मायका संभालने की नहीं,
तेरी उम्र अब ससुराल संभालने की है। मैं तेरी माँ हूँ और मैं तेरी ही भलाई के लिए बोल रही हूँ। अब तुझे शादी कर लेनी चाहिए। ये तो अच्छी बात है कि तेरे लिए रिश्ते आ रहे हैं। ऐसे ही चलता रहेगा ना तो एक दिन रिश्ते भी नहीं आएंगे। माँ, आपको ही मुबारक हो आपकी ये घिसी पिटी सोच। मैं आपकी सोच पर जरा भी अमल नहीं करती और ना ही आपके दबाव में आकर मैं अपना फैसला बदल कर शादी के लिए हाँ कर दूंगी। नीतू अपनी माँ को साफ मना कर वहाँ से चली जाती है। फिर शीला खुद से बात करते हुए कहती, पता नहीं कब मैं अपनी बेटी को दुल्हन बनते देख पाऊंगी। इससे छोटी छोटी लड़कियों की शादी हो रही है और एक मेरी बेटी है जो पता नहीं क्यों शादी करने से मना करती रहती है। पता नहीं कब मैं इसके पिताजी का सपना पूरा कर पाऊंगी। शीला बस अपनी बेटी का घर बसते देखना चाहती थी, लेकिन नीतू ये बिल्कुल नहीं चाहती थी और वो हमेशा ही अपनी माँ की बात को अनसुना कर देती। ऐसे ही कई दिनों तक चलता है। कुछ दिनों बाद शीला जानबूझकर जमीन पर गिर जाती है और नीतू को आवाज लगाने लगती है, हाय मेरी कमर, कोई है क्या? अरे इस बुढ़िया की कोई मदद करो। नीतू कहाँ है बेटी? तेरी माँ स्वर्ग चली, आखिरी बार मिलने आ जा नीतू। माँ कैसे गिर गई? आपको ध्यान रखना चाहिए अपना। सब कुछ तो हम दोनों माँ बेटी मिलकर ही कर रही है ना। अब यही कोई लड़का होता, तेरा पिता होता, तो आधे काम तो वो खुद ही संभाल लेता। लेकिन अब ऐसा तो कुछ भी नहीं है, इसलिए सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। माँ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने गिरने का नाटक किया? आप गिरी नहीं थी। अरे तू पागल है क्या? यहाँ तेरी माँ गिर गई और तुझे ये नाटक लग रहा है? मतलब अब तेरी माँ की कोई कदर भी नहीं है। इससे अच्छा तो मेरा दामाद होता, कम से कम वो मेरी परवाह तो करता। अब तो पक्का ये आपका नाटक ही है। माँ, आपको समझ क्यों नहीं आता? आप ये सब नाटक करेंगी तो भी मेरा मन नहीं बदलने वाला है। मैं तब भी शादी नहीं करूँगी। आप ये सब मत कीजिए ना। बेटी तू क्यों नहीं समझ रही है? अभी तो तूने खुद ही देखा ना कि मैं गिर गई थी, तो तू बस आई। यही अगर तेरा पति होता ना तो वो मुझे उठाता और हॉस्पिटल तक लेकर जाता। अपने लिए ना सही, कम से कम मेरे लिए सोच ले। और अब तो आसपास के लोग भी बोलने लग गए हैं मुझे। माँ, आस पड़ोस के लोगों का सबसे मनपसंद काम ही है बोलना। जब तक वो किसी के बारे में कुछ बोलेंगे नहीं ना, तब तक उन्हें चैन नहीं पड़ेगा। और रही बात आपकी देखभाल की, तो आपने ये क्यों नहीं सोचा कि शादी के बाद तो मैं इस घर को छोड़कर ही चली जाऊंगी? फिर कौन करेगा आपकी देखभाल? अगर तुझे ये चिंता सता रही है और तू इस वजह से शादी के लिए मना कर रही है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बहुत से लड़कों को घर जमाई बनने में कोई परेशानी नहीं होती। मैं कोई ऐसा लड़का देखूं तेरे लिए, तब तो तुझे भी अच्छा लगना चाहिए ना कि माँ के पास भी हूँ और पति के पास भी। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे पता नहीं क्यों शादी ही नहीं करनी। और माँ, आपके लिए यही अच्छा होगा कि इस बात को आप जितनी जल्दी समझ जाए उतना ही कम दुख होगा। वरना रोज कुछ ना कुछ करती रहोगी आप ऐसे ही। बेटी बता तो सही, आखिर शादी करने में क्या दिक्कत है? क्या तेरा मन नहीं करता कि तू भी बाकियों की तरह अपना ससुराल संभाले, सास ससुर का आशीर्वाद ले, घर में देवर नंद हो? ये सब तुझे अच्छा नहीं लगता है क्या? माँ, अच्छा तो महल भी लगता है ना, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं ताजमहल को ही अपना घर बना लूं और वहीं रहने लग जाऊं। नहीं माँ, ऐसा कभी नहीं होता। बस आपको थोड़ा समझने की जरूरत है। शीला कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन नीतू अपनी बात से टस से बस नहीं होती। ये देखकर शीला को बहुत बुरा लगता है। एक बार नीतू बाजार से वापस घर आ रही थी, तभी उसके सामने रोहित नाम का लड़का आकर अपनी बाइक रोक कर कहता है, हाय कितनी सुंदर लग रही हो आप। आज से पहले ये खूबसूरती मैंने कहीं देखी नहीं। ये क्या बात कर रहे हो आप? तमीज है बात करने की? हाय क्या करे, आपसे पहले खूबसूरत लड़की आज से पहले मैंने देखी नहीं। अब देखी तो तारीफ किए बिना रह नहीं पाया। वाकई आप तो बहुत ही सुंदर हो। ये मत समझना कि मैं बाकी लड़कों की तरह आपको पटाने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन जो सच है वो मैंने बोला आपसे कि आप खूबसूरत हो। आज से पहले कभी किसी ने मेरी इतनी तारीफ नहीं की जितनी इस अनजाने लड़के ने की। अब तक हमेशा ही मुझे दबाया गया है, लेकिन आज सच में कुछ अलग ही लगा इस लड़के से बात करके। क्या हो गया मैडम जी, आपको देखकर तो मैं खो चुका था और आप यहाँ चुप बैठी हो। अरे कुछ तो बोलो। अरे थप्पड़ मारना है, मारो। अरे मारो। अरे बुरा नहीं मानूंगा मैं, मारो यार। रोहित की बातें नीतू को काफी अच्छी लगती है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती।
लेकिन इत्तेफाक से अब नीतू की कई बार रोहित से मुलाकात होने लगी थी। नीतू को अब रोहित से बात करना अच्छा लगने लगा था, इसीलिए वो अक्सर अब उससे मिलने जाती। ऐसे ही कई दिन निकल जाते। एक दिन रोहित नीतू से अपने दिल की बात करते हुए कहता है, नीतू, मुझे तुमसे बहुत 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 ज्यादा प्यार हो चुका है और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? या तो तुम हाँ बोलोगी या ना बोलोगी। तो मैं पहले ही बता दूं, अगर तुमने हाँ बोला तो मैं खुश हो जाऊंगा, अगर ना बोला तो मैं उदास हो जाऊंगा, और मैं उदास ना अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए हाँ बोल दो और शादी कर लो, और हम लोग ना हमेशा साथ रहेंगे और खुश रहेंगे। रोहित, अब तक मैं हमेशा ही प्यार, शादी, इन सब चीजों से भागती रही, लेकिन जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो ना, तब से हर चीज को लेकर मेरा एक अलग ही नजरिया हो गया है। प्यार करने लगी हूँ और हाँ, शादी भी करना चाहती हूँ तुमसे। नीतू नीतू नीतू, तुम्हें पता है तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। अरे मैं तो तुम्हें कभी खुद से दूर ना करूं, मैं तो हमेशा तुम्हें अपने दिल से लगा के रखूंगा। वो दोनों अपने प्यार का इजहार कर लेते, जिसके बाद नीतू रोहित को लेकर अपने घर आती है और अपनी माँ से मिलवाने लगती है। माँ, आप बोलती थी ना कि मैं शादी कर लूं, आपको दामाद चाहिए, मेरी शादी देखनी है, मुझे अब अपना ससुराल संभालना चाहिए, तो इनसे मिलिए, ये है रोहित, जिससे मैं शादी करने वाली हूँ। आखिरकार तूने अपने लिए लड़का पसंद ही कर लिया। मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ तेरे इस फैसले से। अब तू मायका छोड़ ससुराल संभालियो। आखिरकार शीला का सपना पूरा हो जाता है और उसकी बेटी की शादी हो जाती है, जिसका सपना वो इतने सालों से देखती हुई आई थी, और वो उसे खुशी खुशी अपने घर से उसकी नई जिंदगी में यानी ससुराल के लिए विदा कर देती है। जिसके बाद नीतू भी अपने ससुराल को संभालने लगती है और एक सुखी और खुशहाल जीवन अपने पति के साथ बिताती है। लेकिन नीतू को अपनी माँ से इतना लगाव था कि वो बार बार शीला से मिलने आया करती। बंटू लाल सुबह के 4 बजे बाल्टी में पानी भरकर दूध में मिला रहा होता है। तभी उसकी बेटी राधिका वहां आती है। बंटू लाल घबरा जाता है और उसके हाथ से पानी की बाल्टी छूट जाती है। तू यहाँ क्या कर रही है? तूने तो मुझे डरा ही दिया था, मुझे लगा कोई और आ गया। पिताजी, आप ये सही नहीं कर रहे हो। भगवान की दया से सब कुछ तो है हमारे पास, तो फिर आप इतनी लालच क्यों करते हो? ईमानदारी से अपना काम क्यों नहीं कर रहे हो? ये मत भूल कि मैं तेरा पिता हूँ, मुझसे जुबान लड़ाने की जरूरत नहीं है। जा जाकर अपना काम कर। पिताजी, आप सही नहीं कर रहे हो। इतना लालच करना ठीक नहीं है। जिस काम से आपको सब कुछ मिला है, उस काम के साथ आपको बेईमानी नहीं करनी चाहिए। बाकी आपको जो ठीक लगे ना, वो करो आप। राधिका इतना कहकर वहां से चली जाती है और बंटू लाल दूध में पानी मिलाकर अपनी साइकिल पर रखकर बेचने के लिए निकल पड़ता है। दूध ले लो, दूध, ताजा ताजा दूध ले लो, बिना पानी वाला शुद्ध गाय का दूध ले लो। गांव की एक रानी नाम की औरत अपने घर का दरवाजा खोलती है और घर के बाहर आती है। आज बड़ी सुबह सुबह आ गए बंटू भैया, कहीं और भी जाना था क्या आपको? नहीं बहन, कहीं नहीं जाना था, लेकिन वो क्या है कि मेरी गाय का दूध आस पास के सभी गांव में जाता है, तो वहां पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो जाती है, तो वहां के लोग शिकायत करने लगते हैं। हाँ, ये तो है, अकेले आप भी कहाँ कहाँ जा पाओगे। हाँ बहन जी, तभी आज जल्दी निकल गया हूँ, वहाँ समय से पहुँच जाऊंगा। अब जल्दी से दूध ले लो ताकि मैं आगे चल सकूं। हाँ हाँ भैया, रुकिए, मैं अभी बर्तन लेकर आती हूँ। रानी वापस घर के अंदर जाती है और बर्तन लेकर वापस आती है। बंटू लाल उसे दूध देकर आगे बढ़ जाता है और कुछ देर बाद वो सारा दूध गांव में बेचकर वहां से निकल जाता है। राधिका बिटिया, खाने में जो भी हो जल्दी ले आओ, बहुत भूख लगी है। ये क्या, सिर्फ रोटी सब्जी लेकर आई हो? घर में दूध का भंडार है, उसके बाद भी मैं ये सूखी रोटी सब्जी खाऊं? पिताजी, रोटी को अगर आपको पानी में भिगोकर ही खाना है तो बता दीजिए, मैं साफ पानी लेकर आती हूँ, लेकिन अपने मिलावटी दूध का नाम मत लीजिए। राधिका बिटिया, तेरे अंदर जरा भी दिमाग नहीं है। मैं दूध में पानी मिलाकर अपने ग्राहकों को बेचता हूँ, अपने खाने के लिए नहीं रखता हूँ। लेकिन ये बात तो गलत है ना पिताजी, आप मेरी बात मान लीजिए। अगर हम किसी के साथ गलत करते हैं ना, या बेईमानी करते हैं, तो हमें उसका फल जरूर मिलता है। अब तुम मुझे ज्ञान मत दे, रसोई में मैंने दूध ढक रखा है, उसे लेकर आ, मैं दूध रोटी खाऊंगा। आपको जो खाना है ना, लेकर खा लीजिए। मैं सिलाई सीखने जा रही हूँ। अगर आप मेरी बात नहीं सुन रहे हो तो मुझे भी आपकी बातें सुनाई नहीं दे रही।
राधिका गुस्से में अपना थैला उठाकर घर से निकल जाती है और बंटूलाल रसोई में जाकर बिना पानी वाला दूध लेकर खाने बैठता है। तभी रानी वहां आती है और उसकी नजर दूध पर पड़ती है। बंटू भैया, ये आपका दूध इतना गाढ़ा क्यों है? सुबह जो आप दूध देने आए थे वो तो इतना गाढ़ा नहीं होता, वो तो इतना हल्का होता है कि अगर जमीन पर गिरा दो तो देखो तो पानी और दूध में कोई अंतर नहीं लगेगा। बहन, तुम कहना क्या चाहती हो कि मैं दूध में पानी मिलाकर बेचता हूँ? नहीं नहीं भैया, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? इस बात का शक तो मैं क्या, पूरे गांव में कोई नहीं कर सकता है आप पर, क्योंकि आपका तो ये खानदानी काम है और कोई अपने खानदानी काम में लालच थोड़ी ना दिखाएगा। आज के जमाने में आप जैसा ईमानदार दूध वाला कहाँ मिलेगा हमें। आप मुझे ये बताने आई है मेरे घर में? नहीं नहीं भैया, मैं यहाँ राधिका बिटिया से मिलने आई थी, उससे मुझे कुछ काम था। अरे वो घर पर नहीं है, सिलाई सीखने गई हैं। आप थोड़ी देर के बाद आना। बाकी अगर आप खाना वाना खाना है तो बताओ। नहीं नहीं भैया, मैं अभी घर से खाकर आ रही हूँ, आप खाइए, मैं चलती हूँ। रानी इतना कहकर अपने घर चली जाती है, जिसके बाद बंटूलाल अपने आप से कहता है, भगवान जाने कितना बोलती है ये औरत। एक बार बात करने के लिए पकड़ लेती है तो छोड़ने का नाम ही नहीं लेती है। लेकिन जो बोल रही है सच तो बोल रही है। एक पल के लिए मुझे लगा कहीं इसे मेरी दूध में पानी मिलाने वाली बात पता तो नहीं चल गई। पिताजी, दूध बेचते बेचते पगला गए हो क्या आप? अरे अपने आप से क्यों बातें कर रहे हो? नालायक, तुझे शर्म नहीं आती है अपने पिता को पागल बोलते हुए? राधिका सही कहती है, मैंने ही तुझे ज्यादा लाड़ प्यार देकर बिगाड़ रखा है। कहाँ घूम रहा था सुबह से? पिताजी, वो तो मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने गया था। घर में बैठे बैठे क्या करता। तूने स्कूल की छुट्टी ये बोलकर की थी कि तेरी तबीयत खराब है और यहाँ पूरे दिन अपने दोस्तों के साथ घूम रहा है। कल से रोज स्कूल जाएगा तू। अब जाकर किताब लेकर बैठ जा। अपने पिता को गुस्से में देखकर अनुज चुपचाप कमरे में जाकर किताब लेकर बैठ जाता है। दिन बीतते हैं और बीतते दिनों के साथ बंटूलाल अपनी लालच के चलते दूध में हद से ज्यादा पानी मिलाने लगता है। ऐसे ही एक दिन जब बंटूलाल दूध देने के लिए रानी के घर जाता है तो रानी बोलती है, बंटू भैया, आजकल आपका दूध बहुत पतला आ रहा है, आपकी गाय बीमार पड़ गई है क्या? नहीं बहन, ऐसा तो कुछ नहीं है और मैं सबके यहाँ यही दूध देने जाता हूँ। आपके सिवा और किसी ने तो मुझसे शिकायत नहीं करी, लेकिन आपने ये दूसरी बार टोका है मुझे। भैया आप तो गुस्सा हो गए, मैंने तो बस आपसे ऐसे ही पूछ लिया। बंटूलाल बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। तभी एक दिन गांव में खबर फैलती है कि कुएं का पानी खराब है, कुछ समय के लिए उस कुएं के पानी को ना पिए। लेकिन फिर भी बंटूलाल अपने दूध में पानी मिलाने की कला को छोड़ता नहीं है और एक दिन रात में पानी लेने के लिए कुएं के पास जाता है कि तभी राधिका एकदम से उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। पिताजी, आप कहाँ जा रहे हो इतनी रात को? जब तुझे पता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ तो तुम मुझसे क्यों पूछ रही है? लगता है आपने गांव में उड़ने वाली अफवाह नहीं सुनी है कि उस कुएं का पानी अच्छा नहीं है। फिर भी आप पानी के लालच के चलते उसी कुएं का पानी अपने दूध में इस्तेमाल करने जा रहे हो। बेटी, तो फिर तेरा क्या मन है? जैसे हम पीने वाला पानी इस समय दूसरे गांव से लेकर आ रहे हैं, वैसे ही दूध में मिलाने के लिए भी पानी दूसरे गांव से लेकर आए। पिताजी, अगर सभी गांव वालों की सेहत के बारे में सोचकर चलना है तो आपको ऐसा ही करना चाहिए। आज तक आपने बहुत लालच किया है, मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन आज लोगों की जान का सवाल है। बेटी, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक अफवाह है और कुछ नहीं। वरना जिस कुएं का पानी हम आज तक पीते थे वो अचानक से कैसे खराब हो गया? पिताजी, मुझे वो सब कुछ नहीं पता, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि गांव में किसी की भी तबीयत खराब हो और लोग आपको ताना मारे। राधिका जबरदस्ती अपने पिता को घर के अंदर ले आती है और पानी लाने नहीं देती, लेकिन बंटूलाल को चैन कहाँ आता और राधिका के सोते ही वो चुपचाप पानी लेने के लिए निकल जाता है और थोड़ी देर बाद पानी लेकर घर वापस आ जाता है और चुपचाप आराम से सो जाता है। तभी अनुज की आंख खुलती है और 2 बाल्टी में पानी रखा देखकर उसे समझ नहीं आता कि कौन सा पानी पीने वाला है और वो जाने अनजाने में कुएं का खराब पानी पीकर सो जाता है। सुबह उठते ही उसके पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगता है। दीदी,
पिताजी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, डॉक्टर के पास ले चलो मुझे। हाँ बेटा, मैं तुझे अभी लेकर चलता हूँ डॉक्टर के पास। लेकिन ऐसे अचानक से कैसे दर्द होने लगा पेट में? पिताजी, मैंने रात में बाल्टी से पानी पिया था, तब से मेरे पेट में दर्द होने लगा। हे भगवान, उसमें से एक बाल्टी कुएं का पानी था, लगता है तूने वही पी लिया। लेकिन पिताजी, मैं तो कुएं का पानी ही नहीं लेकर आई, तो फिर अनुज ने कुएं का पानी कैसे पिया? इसका मतलब आप हमारे सोने के बाद उस कुएं से पानी लेने गए थे? बेटी, तुझे मुझे जितना सुनाना है सुना ले, लेकिन पहले अनुज को डॉक्टर के पास ले चल। पिताजी, आज आपके ऊपर से मेरा भरोसा हमेशा के लिए उठ गया। बंटू लाल और राधिका अनुज को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं और उसका इलाज करवाते हैं। बंटू लाल की लालच में कमाया हुआ सारा धन उसके इलाज में लग जाता है। अब ना ही उसके पास धन रहता है और ना ही बेटी का विश्वास। आज कविता की मुंह दिखाई है। सारे मोहल्ले की औरतें कविता को देखने दामिनी के घर आती हैं, जहां उन सबकी बहुत खातिरदारी होती है। तभी उनमें से एक औरत विमला मजाक करते हुए बोलती है, अरे आज तो जश्न होगा दामिनी के घर में। हमारे आने की खुशी में देखो, दामिनी ने तो अपने घर को दुल्हन की तरह सजा दिया है। एकदम सही पकड़ी हो विमला, तुम्हारे आने की खबर सुनकर ही तो मैंने घर को दुल्हन की तरह सजाया है, वरना कहाँ करती ये सब। अब तुम मेरी दूर की दोस्त जो ठहरी। बस बस, ज्यादा तारीफ हो गई। अब तो अपनी बहू का मुखड़ा दिखा दे। कब तक अपनी बहू को ऐसे छुपा कर रखेगी? अब तो हमसे सब्र ही नहीं हो रहा। अरे मेरी सहेलियों, सब्र रखो, तभी तो सब्र का फल मीठा मिलेगा। वैसे भी मैं तो चाहती हूँ तुम सब मेरी बहू का चेहरा देखने के लिए और भी ज्यादा बेसब्र हो जाओ, और मेरी बहू को देखते ही तुम सबकी बोलती बंद होने वाली है। अरे ऐसा क्यों बोल रही है? तुम्हारी बहू कहीं की परी है क्या, जो उसे देखते ही हमारी बोलती बंद हो जाएगी? अब बिना बकवास करे अपनी बहू को बुलवा। रुक, अभी बुलवाती हूँ। सबसे पहले मेरा बेटा आएगा, जमकर उसकी तारीफ करना, उसकी ही तो पसंद है, इसीलिए सबसे पहले उसे बधाई देना। सुंदर बहू लेकर आया है। ऐसे ही सभी लोग मजाक करते हैं। थोड़ी देर बाद दामिनी का बेटा साहिल आता है। तभी विमला और शांति उसे देखकर साथ में बोलती हैं, क्या बात है हेरी? अब आप सबको एक ही रात में क्या हो गया, जो आप लोग मुझे हीरो कह के मेरी टांग खिंचाई कर रही हो? क्या बात है माँ? क्या बात है? कैसी बात है? जो भी बात है ये बात अपनी आंटियों से ही पूछ लो। हाँ आंटी जी, बताइए, ऐसा क्या हो गया मेरे साथ, जो आप लोग मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हो? बेटा, अब तू शादीशुदा मर्द हो गया है, अब हमारा छोटा बच्चा नहीं रहा तू। अच्छा, मैंने सुना है लड़की बहुत खूबसूरत है, तो जैसे लड़के से कैसे फंस गई? खूबसूरत है तभी फंस गई, दिमाग वाली होती तो शायद ना फंसती। अब कर भी क्या सकते हैं, बेचारी फंस गई तो फंस गई। वो बेचारी है या तू, इतना बता दे हमको। बस बस, अब बहुत हो गया मजाक। जा बेटा, बहू को लेकर आ जा। सभी लोग बहू को देखना चाहते हैं। चाहते हैं? अरे हम तो बहू को देखने के लिए कब से बेसब्र हो रखे हैं। मैं तो कब से बोल रही हूँ बहू का मुखड़ा दिखा दे, लेकिन कभी कुछ बोलती है तो कभी तुझे हमारे सामने लाकर खड़ा कर देती है। अच्छा ठीक है, मैं अभी जाकर कविता को लेकर आता हूँ, आप लोग थोड़ी देर इंतजार कीजिए। हाँ, अब हम इतने सालों तक इंतजार कर सकते हैं, तो अब और कुछ पल क्यों नहीं? जा बेटा, जा अपनी बहू को लेकर आ। विमला की बात सुनकर साहिल अपनी बीवी कविता को लेकर आता है और सभी के बीचों बीच बिठा देता है। सभी अब बातें करते हैं कि सबसे पहले बहू की मुंह दिखाई की रस्म कौन करेगा। तभी शांति बोलती है, देखो सहेलियों, हम सब में से मैं सबसे बड़ी हूँ, तो मेरा हक सबसे पहले हुआ ना बहू की मुंह दिखाई करने का। अरे बड़े छोटे की बात नहीं है, यहाँ जिसको पहला मौका मिलेगा वही बहू की मुंह दिखाई की रस्म करेगा, बस बात खत्म। अरे अब क्या हम सब प्रतियोगिता करेंगे? वाह भाई वाह, खुद का नहीं आ रहा नंबर तो अब किसी का भी नहीं आएगा। अरे दामिनी, मैं बोल रही हूँ कि बड़ों से छोटे ही बहू की मुंह दिखाई की रस्म करेंगे, बस। ठीक है, जैसा आप बोलो, बस अब खुश? चलो बहू, अब अपना चेहरा दिखाने के लिए तैयार हो जाओ। सभी लोग तुम्हारी प्यारी सी शक्ल देखने के लिए लड़ाई कर रहे हैं। देखिए माँ जी, मैं अपनी मुंह दिखाई नहीं कर सकती,
अगर मैंने अपना मुंह दिखा दिया तो सत्यानाश हो जाएगा। ऐसा क्यों बोल रही है बहू? कुछ गड़बड़ है क्या? मैं नजदीक आती हूँ, मुझे बता दे। 1 मिनट, नजदीक कोई भी नहीं जाएगा। एक काम कर बहू, हम सब तेरे मुंह दिखाई का गिफ्ट यहीं रख देते हैं। तू अपना चेहरा सबको एक ही बार में दिखा दे। आप समझ नहीं रही हो, मैं नहीं दिखा सकती आप सबको अपना चेहरा। हम तो एक साथ ही बहू का चेहरा देखेंगे। ऐसा बोलते ही सभी एक साथ बहू का घूंघट उठाकर देखते हैं। तभी विमला बोलती है, पापड़ वाली बहू? मतलब मेरा मतलब है पापड़ खाती हुई बहू। अरे मेरा मतलब पापड़ खा रही है बहू। जी हाँ, इसीलिए तो मैंने मना किया था आप सबको मुंह दिखाने से। अब अच्छा थोड़े लगता है कि पापड़ वाली बहू का मुंह दिखाई हो। पापड़ वाली बहू मतलब पापड़ खाती हुई बहू बोलना चाहती है। ओहो, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ। मैं तो साफ साफ बोल रही हूँ कि मैं पापड़ वाली बहू हूँ आप सबकी। मतलब क्या है तुम्हारा? साफ साफ बताओगी? क्योंकि हम लोगों को तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही है। ओफो माँ जी, आप कितनी देर में बात समझती हो। मैं एक पापड़ वाली हूँ जो गरीब घर की हूँ। खुद का पेट पालने के लिए पापड़ बनाकर बेचा करती थी, इसलिए हुई ना आप सबकी पापड़ वाली बहू। पापड़ वाली बहू की मुंह दिखाई हुई है आज दामिनी। साहिल, जहाँ कहीं भी तू है, यहाँ अभी और इसी वक्त आ जा, वरना आज तेरी खैर नहीं। दामिनी गुस्से से आग बबूला होती है और साहिल पर गुस्सा करने लगती है, लेकिन साहिल के वहाँ ना होने की वजह से कुछ कह नहीं पाती। अब शांति दामिनी को समझाते हुए बोलती है, अरे दामिनी, इतना गुस्सा क्यों हो रही है? अब तेरे गुस्सा करने से बहू का पापड़ होने वाली का सच तो नहीं बदल जाएगा ना। लेकिन शांति, अब सारे रिश्तेदार मुझे पापड़ वाली की सास कहेंगे। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि आज मैं एक पापड़ वाली बहू की मुंह दिखाई करवा रही हूँ। ओहो, समझने की कोशिश कर दामिनी। ये बेचारी बच्ची जो सच थी तुझे बता दी। अब इसके जगह कोई और होता तो शायद बताता भी ना। हाँ, तो और भी अच्छा होता ना। अगर मुझे नहीं बताने से मेरी इज्जत बनी रहती तो वही सही रहता। मुझे तो वैसी बहू चाहिए थी जो अपना सच सबके सामने छुपा कर रखे। लेकिन मैं तेरी इस बात से नाराज हूँ। मुझे नहीं लगता कि वो सही है। कल को तुम दोनों बाहर निकलोगे, बीच बाजार में ओ पापड़ वाली की सास ऐसा बोलेंगे लोग, तो तुझे कैसा लगेगा? तुझे उनके मुंह से सच जानकर अच्छा थोड़ी ना लगेगा। हाँ, गलत तो बहुत है, इसीलिए मुझे कविता बहू की बहुत अच्छी लगी ये बात। हमारे लिए तो पापड़ वाली बहू की मुंह दिखाई की रस्म मानी ही जाएगी। शांति और विमला के समझाने पर दामिनी अब पापड़ वाली बहू की मुंह दिखाई की रस्म फिर से करती है और सभी बहुत खुश थे कविता की सच्चाई से। तभी वहाँ साहिल आता है और बोलता है, माँ, आपने मुझे बुलाया था क्या? वो माँ, मैं मिठाई लेने के लिए बाजार गया था, इसीलिए आपके बुलाने पे आ नहीं पाया। मुझे माफ कीजिएगा। अब बताइए क्या बात है? अरे कोई बात नहीं बेटा, हम बस ये कहना चाहते हैं कि तूने बड़ी सुंदर और सीधी बहू पाई है। मन खुश हो गया और दिल जीत लिया तूने बेटा। ऐसा क्या कर दिया आपकी बहू ने जो आप इतनी तारीफ किए जा रही हो? अच्छा माँ, एक बहुत जरूरी बात करनी है कविता के बारे में, जो आप लोगों को मालूम होना चाहिए, बहुत जरूरी है। कौन सी बात बेटा जो हमको मालूम होनी चाहिए? यही ना कि हमारी बहू पापड़ वाली है। हाँ माँ, बात तो यही है। मैं आपसे यही बोलना चाहता था, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप लोग इतनी जल्दी आसानी से मान कैसे गए। आसानी से तो नहीं मानी और ना ही मानने वाली थी, लेकिन बहू की सच्चाई और ईमानदारी ने मेरा दिल जीत लिया और साथ ही तेरी आंटियों ने भी मुझे बहुत समझाया। तो आप लोगों को कोई समस्या नहीं है कविता के पापड़ वाली होने से? और आपको पता है कविता कौन सा पापड़ बेचती है? उसकी खुद की फैक्ट्री है पापड़ की। क्या फैक्ट्री है कविता की? हाँ, क्यों? आपको ये नहीं बताया उसने कि दिल्ली के सबसे बड़े पापड़ फैक्ट्री की मालकिन है वो? अरे वाह, मतलब दामिनी, अब तेरे घर में पापड़ की कभी कोई कमी नहीं होगी। तुझे जो पापड़ पसंद है, आखिरकार उसी पापड़ की फैक्ट्री की मालकिन को बहू बनाया है तूने। लेकिन अभी भी कुछ भी हो जाए या फिर मेरी कितनी भी अमीर बहू क्यों ना हो, लेकिन लोग तो हमेशा मुझे ताने ही मारेंगे। ताने? ताने क्यों मारेंगे? पागल हो गई है क्या तू?
तुझे क्यों कोई ताना मारेगा? क्यों और क्या बोलकर ताना मारेगा तुझे कोई? यही बोलकर कि पापड़ वाली बहू की मुंह दिखाई करने वाली सास। जैसे ही दामिनी ऐसा बोलती है, सभी बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं और फिर पापड़ वाली बहू की मुंह दिखाई की रस्म भी हो जाती है। कोमल, चंदा और रूमा तीनों ही बहनें शहर की तरफ जाने वाले सुनसान रास्ते पर अपना एक ढाबा चलाती हैं। तीनों बहनों का ये ढाबा चलता भी बहुत अच्छा था, लेकिन आए दिन उन्हें गांव वालों की मुसीबतों का भी सामना करना पड़ता था। चंदा जल्दी जल्दी हाथ चला, दिख नहीं रहा तुझे कितने ग्राहक बैठे हैं? हाँ हाँ, मैं कर ही तो रही हूँ। और रूमा तो अभी तक मछलियाँ लेकर ही नहीं आई घर से। ना जाने क्यों वो कोई काम करना ही नहीं चाहती, इतनी मुसीबत देखने के बाद भी। अरे दीदी, आपको पता है, आज अपनी रजनी काकी कह रही थी कि जिस तालाब से हम मछली लाते हैं वो तालाब गंदा है। अगर हमने इस तालाब से मछलियाँ लाना छोड़ा नहीं, वो गांव वालों को बता देगी कि हम गंदे सड़े पानी से मछली पकड़ कर लाते हैं। वो हमारे काम और कमाई को देखकर जलती है और कोई बात नहीं, लेकिन मुझे मेरे भगवान पर पूरा भरोसा है। वो हमें यहाँ तक लाए हैं ना, तो आगे भी खुद ही लेकर जाएंगे। हाँ, ये तो आप ठीक कह रही हो दीदी। कोमल, चंदा और रूमा तीनों ही बहनें मिलकर मछली का ढाबा चलाती थी और उनके इस मछली के ढाबे में फिश फ्राई, फिश कड़ी जैसे ढेरों आइटम मिलते थे। गांव के लोग तो तीनों बहनों के इस फेमस ढाबे पर ही आते थे। साथ में आने जाने वाले लोग भी तीनों बहनों के इस ढाबे से मछली खाया करते थे। अरे वाह, आज तो अच्छी कमाई हुई है हमारे ढाबे से, क्या बात है। लेकिन अब शाम भी हो चुकी है, जो मछलियाँ बची हैं उसे घर ले चलो, रात का खाना तो यही हो जाएगा। लेकिन अभी हमें मछली पकड़ने के लिए जाल भी बिछाना है। हाँ दीदी, जल्दी चलो, हम तालाब में जाल बिछा कर आते हैं, उसके बाद ही हम घर चलेंगे। दीदी जल्दी घर चलो, वैसे भी आज मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे तो बस खाकर सोना है। हाँ, तू तो है ही एक नंबर की आलसी, तुझे और काम ही क्या है। अभी ये बची हुई मछली घर लेके चल, मैं और दीदी जाल बिछा कर आते हैं। इतना बोलकर चंदा और कोमल तालाब की तरफ निकल पड़ती हैं और रूमा अपने घर आ जाती है। लेकिन अब चंदा तालाब पर पहुंचती है तो वो देखती है तालाब से उसकी पड़ोसन रजनी और उसका पति रघु मिलकर मछली पकड़ने के बाद जाल बिछा रहे हैं। अरे कोमल, चंदा, आज तुम दोनों लेट हो गए क्या? देखो, तुम दोनों मछली पकड़ने आए नहीं तो हमने सोचा मछलियाँ हम ही पकड़ ले। अरे रजनी काकी, आपको पता है ना, हम यहाँ से मछली पकड़ते हैं, तो आपने पहले ही मछलियाँ पकड़ ली। क्यों, ये तालाब तूने खरीद लिया है क्या? हम नहीं पकड़ सकते यहाँ से मछलियाँ? लेकिन ये सब आप जानबूझकर कर रही हैं, क्योंकि आप हमारे ढाबे से जलती हो। आपको जबकि ये भी पता है हम सब ने बाढ़ में अपना सब कुछ खोया है, बल्कि रघु काका तो शहर जाकर कमा भी रहे हैं और अपना घर भी चला रहे हैं। लेकिन हम तीनों बहनों की परवरिश तो मुश्किल है ना। मैंने तुझे तेरी बहनों की परवरिश से थोड़ी ही रोका है। जा तालाब में जाल डाल और मछली पकड़ और खिला अपने ढाबे से सड़ी गली मछलियों लोगों को। इतना बोलकर काफी सारी मछलियाँ रघु और रजनी लेकर वहाँ से चले जाते हैं। इधर कोमल और चंदा उदास हो जाती हैं, क्योंकि रजनी ने जितनी मछलियाँ पकड़ी थी उसके बाद तो तालाब में मछलियाँ मिलना मुश्किल था। दीदी, अब हम क्या करें? सारी मछलियाँ तो इन्होंने पकड़ ली, अब हम कहाँ से लाएंगे कल के लिए मछलियाँ? हमें हार नहीं माननी चाहिए, हम जाल लगा कर आएंगे। अगर मछली फंसी तो ठीक है, वरना सुबह ढाबा ही नहीं खुलेगा। अब तालाब में जाल बिछाने के बाद ही कोमल और चंदा घर आ जाते हैं। अब अगली सुबह दोनों ही उदास मन से मछली लाने जाते हैं, तो उसमें 5 से 6 मछलियाँ ही फंसी होती हैं। हालांकि इतनी कम मछलियों से तो कुछ होने वाला नहीं था, लेकिन कोमल और चंदा उन मछलियों को अपने ढाबे पर लेकर आती हैं और उन्हें बनाती हैं। और कुछ देर बाद ही ढाबे पर ग्राहक आने लगते हैं और सभी ढाबे के बाहर बैठकर मछली खा रहे होते हैं। लगता है मेरी मछली लाने के बाद भी आखिरकार इन बहनों के जाल में फंस की गई मछलियाँ। इनके इस ढाबे को मैं किसी भी तरह बंद करवा कर ही रहूंगी। कैसे ये तीनों इतना आगे जा सके? पूरे गांव में लोग मुझसे उधारी पर पैसे लेते हैं, लेकिन जब से इनके इस ढाबे से पैसे होने लग गए, ये तीनों बहनें भी ब्याज पर पैसे लगाने लग गई। आज तो सारी मछली लंच में ही बिक गई और हमारे खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। अब मैं तुम दोनों के लिए क्या लेकर आऊं? मुझे भूख नहीं है, वैसे भी मछली रोटी चावल खा खा कर मैं परेशान हो चुकी हूँ। तो क्या बना दूं? वैसे भी आज मछली बची नहीं है, क्योंकि पहले ही मछलियाँ कम थी और अब तो सारी मछलियाँ वो रजनी काकी ले जा रही हैं आजकल तालाब से।
रजनी काकी, लेकिन क्यों? अगर ऐसा है तो मैं भी उन्हें तालाब से एक भी मछली घर लेके जाने नहीं दूंगी। नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे। हमारी किस्मत में जितना होगा ना, हमें मिल ही जाएगा। हमें बस अपना काम करना है और हर रोज की तरह आज भी हम तालाब में जाल बिछाने जाएंगे। अब कल की तरह आज भी पहले से ही रजनी अपने पति के साथ मछली पकड़कर जा चुकी थी, चंदा और कोमल के आने तक। लेकिन फिर भी कोमल और चंदा तालाब में जाल बिछाती हैं। इधर देर रात तीनों बहनें खाना खा रही होती हैं। देखो दीदी, ना तो रजनी काकी का कोई मछली का ढाबा है, ना वो मछली पकड़ पकड़ कर बेचती हैं। वो सिर्फ ये सब इसी के लिए कर रही हैं ताकि हमारी मछली का ढाबा बंद हो जाए, ताकि हम मछली ना खरीद सकें। तो क्या हम तालाब से मछलियाँ ना मारे, मछली खरीदे? लेकिन इससे तो कुछ खास बचत ही नहीं होगी। लेकिन दीदी, हमें अगर अपनी मछली का ये ढाबा चलाना है तो हम मछली खरीद के भी ले आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हम ये ढाबा चलाकर ही रहेंगे। ठीक है, हमने अपने ढाबे को बहुत मेहनत से खड़ा किया है और मैं नहीं चाहती हूँ कि हम इस अपने ढाबे को बर्बाद करें। लेकिन जब अगली रोज कोमल और चंदा मछली लेने पहुंचती हैं, तो वो देखती हैं कि और दिन से ज्यादा मछली उनके जाल में फंसी हुई है, जिससे उनका 2 दिन का काम तो आराम से निकल जाना था। देखा, मैंने कहा था ना, हमें सब्र रखना चाहिए। लेकिन जब रजनी काकी पूछे कि हम मछली ज्यादा कहाँ से ला रहे हैं, तो साफ साफ कह देना कि हम ये मछली खरीद कर लाए हैं, वरना तो वो हमें और भी ज्यादा परेशान करेगी। ठीक है दीदी, हम रजनी काकी को ऐसा ही बोलेंगे। अब जब ये बात रजनी तक पहुंचती है कि चंदा कोमल मछलियाँ खरीद कर ला रही हैं, तो रजनी को बड़ी खुशी होती है। लेकिन अब वो कोमल के मछली ढाबे के पास ही अपनी चाय की दुकान खोल लेती है और जो भी उसकी दुकान पर चाय पीने आता वो उसे भड़काने लगती है। बहन, मैं तुम्हें रोज देखती हूँ यहाँ से मछली ले जाते हो ना, लेकिन ये देखो ताज़ा ताज़ा मछलियाँ हैं। घर ले जाओ और बनाकर खाओ। ऐसे में 2-3 दिनों तक ये मछलियाँ चलेंगी। वो औरत भी रजनी की बातों में आ जाती है। अब ऐसे में कोमल के मछली ढाबे की बिक्री और भी कम होने लगती है, लेकिन वो उदास मन से अपने मछली ढाबे को और भी अच्छे से चलाने लगती है। लेकिन एक रोज देर शाम रजनी के रोने की आवाज सुनकर वो तीनों बहनें अपने ढाबे से बाहर आती हैं। अरे रजनी काकी, क्या हुआ? अचानक आप ऐसे रोने धोने क्यों लगी? बताइए रजनी काकी, क्या हुआ? आप इतना रो क्यों रही हो? अभी अभी यहाँ से एक बाइक वाला गया है, वो मेरे पूरे दिन की कमाई ले गया। मैं जब तक चिल्लाई तब तक वो भाग गया। अरे काकी, तो आपने हमें आवाज क्यों नहीं दी? जब वो भागा तो हम उसकी अच्छे से खबर लेते। सब यही खड़े थे पनवारी नाई पर, लेकिन कोई नहीं आया। पर जैसे ही तुम तीनों बहनों ने मेरे रोने की आवाज सुनी, तुम तीनों दौड़ते हुए आए। अरे काकी, आप तो हमारी माँ समान हो, और वैसे भी कोई भी होता तो उसकी मदद तो करते ही ना हम। अब क्या कर सकते हैं, जो हुआ सो हुआ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम तीनों बहनों को मैंने बहुत परेशान किया, और आज देखो अपने बच्चों को खोने के बाद भी दूसरे बच्चों को प्यार नहीं कर पाई। एक ये वजह भी हो सकती है कि भगवान ने मेरे ईर्ष्या की वजह से मुझसे मेरे बच्चे छीन लिए। देर से ही सही, लेकिन रजनी को अकल आ जाती है कि वो जो भी कर रही है वो सही नहीं है। उसके बाद से वो तीनों बहनों को अपनी बेटियों की तरह समझती है और उनकी मदद भी करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।